नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। प्रधानमंत्री आते हैं, मीडिया से सवाल तो नहीं लेते हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार चाहे कोरोना को लेकर उन्होंने बात की है और जिस तरह से उन्होंने अनाउंसमेंट किए हैं कि 20 करोड़ परिवार को 31,000 करोड़ और 9 करोड़ किसान को 18,000 करोड़, 20 करोड़ लोगों को 31,000 करोड़ और 9 करोड़ किसान को 18,000 करोड़ और 80 करोड़ लोगों को 5 केजी गेहूं या चावल मिलेगा। 2 बार छठी मैया का जिक्र आया है, मतलब बिहार में चुनाव है और अब कोई सोशल मीडिया पर लगातार इस बात को लेकर लिखा जा रहा है। टीवी अखबार इस सवाल नहीं उठाएगा। मेरे साथ आरजेडी के सांसद मनोज झा हैं, लेकिन मैं उनसे एक नेता के तौर पे बात नहीं करता हूँ। प्रोफेसर हैं, एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जानकार हैं और सबसे बड़ी बात है कि जिनके लिए अनाउंसमेंट हुआ है और जिन तक ये मीडिया के जरिए खबरें पहुंचाई जा रही है, क्या वो लोग वो राजनीति समझ रहे हैं और क्या वो समझेंगे, इसी पर बात करेंगे। मनोज सर, पहला सवाल, 2 बार छठी मैया का जिक्र है, मतलब साफ साफ इंडिकेशन है कि जैसे 2,000 रुपए अकाउंट में डाले गए थे यूपी चुनाव के समय और 2019 लोकसभा चुनाव के समय। बिहार में इलेक्शन की तैयारी में जनसंवाद रैली उनकी हो चुकी थी, अब वो फुल फ्लेज मोड में है चुनाव में। प्रधानमंत्री जी कभी भी चुनाव और उस मतलब अक्सर हम लोग कहते हैं लाइटर वेन में कि प्रधानमंत्री जी का डिफॉल्ट टेम्पलेट जो है वो इलेक्शन है। वो उसमें बहुत बेहतर डिलीवर करते हैं। लेकिन आज मेरी चिंता सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने छठी मैया का 2 बार नाम लिया या नवंबर तक का जिक्र किया। मेरी चिंता इस बात की है कि क्या प्रधानमंत्री जी कोरोना पेंडेमिक की कुव्यवस्था से उत्पन्न जो कोलाहल, जो कोहराम मचा हुआ है आम आवाम की जिंदगी में, खास करके जो हाशिए के समूह हैं, उनकी कोई समझ है कि नहीं। आज मूलतः अगर आप देखें तो इसके लिए उन्हें देश को संबोधन करने की जरूरत नहीं थी। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से एक प्रेस विज्ञप्ति आती, पूरे लोग समझ जाते, क्योंकि आपको राज्यों को ये कहना है कि नवंबर तक फूड ग्रेन सप्लाई जो दिया जा रहा था उसको एक्सटेंड करना है। महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो प्रधानमंत्री जी से कई लोग, कई विपक्ष के दल, मेरा दल भी उनमें से एक है, हम कहते रहे हैं कि जिस तरह के पेंडेमिक के हालात हैं उसके मद्देनजर 7,500 से 8,000 रुपए कोरोना इंस्टॉलमेंट के नाम पर आप नॉन इनकम टैक्स पेई फैमिलीज को दीजिए। इससे कंजम्पशन में एक उभार आएगा और डिमांड सप्लाई का जो फ्लैट कर्व है वो बेहतर होगा। प्रधानमंत्री जी ने उसको नहीं सुना। दुख की बात यह है कि आज हम और आप जब बात कर रहे हैं तो सरहद की हालत बहुत खराब है। कई लोग कह रहे थे कि सरहद पे अब ये चर्चा शायद प्रधानमंत्री जी की बातचीत में ये संदर्भ आएगा। प्रधानमंत्री जी ने उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। परस्पर विरोधाभासी बयान हमारे तमाम हलकों में चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के देश हमेशा की तरह प्रधानमंत्री जी ने, आप जैसे कह रहे थे, कम्युनिकेशन ये एक तरफा करते हैं, वन वे कम्युनिकेशन में 2 चीजें होती हैं। एक होता है ट्रांसमीटर, एक होता है रिसीवर। रिसीवर से फीडबैक लेता है ट्रांसमीटर और उसको पुख्ता करता है, तो उसको हम खूबसूरत कम्युनिकेशन कहते हैं। प्रधानमंत्री जी एक तरफा संवाद करते हैं। ट्रांसमीटर बोलता जाए, रिसीवर का फीडबैक क्या है उससे कोई ताल्लुक नहीं है और ये एक परेशानी का सबब है। बहरहाल, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा इलेक्शन उनका डिफॉल्ट टेम्पलेट है। वो और उनकी पार्टी इलेक्शन से आगे कुछ नहीं सोचती है। इसलिए चाइना पर अगर विपक्ष कुछ सवाल भी पूछता है तो वो विपक्ष के पीछे लग जाती है, चाइना के पीछे लगने के बजाय। अच्छा, ये खबर आ रही है कि कैबिनेट, ये जो फैसले होते हैं उसमें कैबिनेट की मीटिंग तक की खबरें नहीं आ पाती है। पहले होती थी कैबिनेट की बैठक हुई, अनाउंसमेंट हुआ। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कुछ इस तरह की जानकारी है आपको कि कैबिनेट की बैठक तक नहीं होती है? पहले जो इनका एक टीम है, ब्यूरोक्रेसी या जो भी लोग हैं, वो फैसला अनाउंसमेंट कर देते हैं। अरुण सौरी एक बार बता रहे थे कि एक इवेंट, वो कहते हैं साफ मीटिंग में कि मुझे कुछ ऐसा मुद्दा बताइए जो हॉरिबल हो, जो इवेंट हो, मतलब इवेंट क्रिएट करता हो, जो लोगों को जैसे मतलब एकाएक सब कुछ, सबका ध्यान खींच लिया जाए। आपको क्या जानकारी है इसके बारे में? कुछ देखिए, मैं सीधे मानता हूं कि कैबिनेट की रिचुअल बैठकें होती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली जो है वो बहुत आत्म केंद्रित कार्यशैली है। वो कैबिनेट का जो एक कलेक्टिव विजडम होता है
वो कभी निकल करके आता नहीं है। कैबिनेट प्रणाली की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। आप नोटिस करेंगे 45 वर्ष पूर्व भी अपने मुल्क में एक ऐसी हालत आई थी जब कैबिनेट मीनिंगलेस हो गई थी, और 45 वर्ष बाद मैं देख रहा हूं कि आज फिर कैबिनेट एक रबर स्टैंप के अलावा कुछ नहीं है। एक व्यक्ति ने निर्णय लिया, एक व्यक्ति ने सोचा कि आज कुछ बड़ा करके देखते हैं। वो जो शामियाना टेंट वाली पॉलिटिक्स है ना, कि बड़ा शामियाना लगाओ, जगमगाते बल्ब लगा दो, और अंदर अगर कुछ नया ना भी कहने को हो तो तमाशा तो हुआ, एक बड़ी चीज तो हुई, एक बड़ा इवेंट तो हुआ। आपको तो बैकग्राउंड से रिपोर्ट्स आती होंगी, आपके कार्यकर्ता नेता सब ग्राउंड पर हैं। ये जो कह रहे हैं 20 करोड़ लोगों को 31,000 करोड़ रुपए जनधन खाते में डाल दिए, 9 करोड़ किसान को 18,000 करोड़, तो फिर ये लोग पैदल क्यों जा रहे थे? और सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर थे। ये सब सवाल टीवी अखबार तो नहीं पूछेगा क्योंकि वहां उनकी सलाहियत नहीं है। जी, मैं एक छोटी बात कहता हूँ। बीते 2 महीने पहले 500 रुपए प्रति व्यक्ति के खाते में डाले गए थे, 500। अब आप और हम सोच लें कि 500 को 30 दिन से भागा दे तो 17 रुपए के आसपास आता है, वो भी 510 हो जाता है, बल्कि 17 रुपए। अब 17 रुपए में ये आपकी सोच दर्शाता है कि आप समृद्धि के 5 टापुओं के सरोकार के इर्द गिर्द सोचेंगे। मतलब मैं तो ये ऑन रिकॉर्ड है, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं। प्रधानमंत्री जी के 2 लॉकडाउन के भाषण में, 2 लॉकडाउन, फर्स्ट एंड सेकेंड, प्रवासी मजदूरों का कोई जिक्र नहीं आया। मीडिया के साथियों में आप जैसे लोगों ने जब वो तस्वीरें दिखाई, वो डरावनी छवियां दिखाई, तो अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि कुछ करना चाहिए। उसमें भी टोकनिज्म से ज्यादा नहीं भर पाए। मेरा मानना है कि इस पेंडेमिक से अगर हमें कुछ सीखना है तो ये हम सीखें कि हमारी है, अगर पेंडेमिक के बाद हमें कलेक्टिवली सोचना पड़े तो हम ये सोचें कि पिरामिड का आधार जो है ना, उसको मौलिक सहूलियत हो, उसकी गणना सर्वप्रथम हो, जिसकी गणना आज के दिन में हो नहीं रही है। और ये बिहार के लोग भी समझते हैं। ऐसा नहीं कि छठी मैया का 2 बार नाम लेने से बिहार के लोग ये भूल जाते हैं कि लगातार बिहार के साथ नाइंसाफी हुई है। एक स्पेशल स्टेटस जैसी चीज के साथ पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के दर्जे के लिए भी आपने इनकार किया है। एक बात है, जो एक बैठक होने वाली थी, ऑल पार्टी मीटिंग होने वाली थी चाइना को लेकर, उसमें 2 लोगों को दूर रखा गया। आरजेडी से आप रिप्रेजेंट कर सकते थे, संजय सिंह आपसे कर सकते। क्या ये भी कोशिश हो रही है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बोलते हैं, जो सवाल पूछ रहे हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको कहीं ना कहीं उनके सवालों से भी बचने की कोशिश होती है? मैं उनके विवेक पे ये छोड़ता हूं कि उन्होंने क्यों ये निर्णय लिया, लेकिन उनके निर्णय उनका निर्णय एक्सपोज हो गया, क्योंकि उन्होंने कहा 5 सदस्य का मामला है। मैंने राज्यसभा की लिंक उनको प्रेषित कर दी अपने सोशल मीडिया से और ट्विटर से। अंदर खाने से खबर भी आई कि ये गलती हुई है उनसे, लेकिन ये निजाम ऐसा है कि अगर गलती का एहसास भी हो जाए तो ये रेक्टिफाई नहीं करते हैं। लेकिन एक बात तो सही है, जो इस सेटअप के साथ सबसे मुश्किल है, इन्हें आलोचना पसंद नहीं है। और आलोचना पसंद नहीं है, आलोचना बिल्कुल पसंद नहीं है। आलोचना को ये 2 मिनट आलोचना के अंदर नहीं पसंद है, सही बात तो हो, सही बात पसंद करते हो शायद, फैक्चुअल अगर बात। मेरा कहना है कि अगर मान लीजिए, मैं चाइना का उदाहरण लेता हूँ। हाँ। लद्दाख के बॉर्डर पर जो हुआ, उसमें एमईए के बयान, डिफेंस मिनिस्ट्री के बयान, डोनाल्ड ट्रंप के बयान और बाद में प्रधानमंत्री जी के बयान में कहीं कोई समानता नहीं थी। हमारे राजदूत ने भी कुछ कहा था, हमारे राजदूत ने जो कहा कि बातचीत तो तब होगी जब चाइना अपने पुराने पोजीशन पे जाए। उस वजह से उस एजेंसी को नोटिस थमा दिया गया। आप सब जानते हैं, हम आप सब जानते हैं। तो क्या है कि ये सरकार, इनको अगर आप सलाह भी दीजिए ना, तो सलाह को में भी आलोचना के तत्व ढूंढते हैं, और उसके बाद ये खारिज करेंगे आपको देश के नाम पे कि आप देशद्रोही हैं। और मैंने कई बार कहा भी है सदन में भी कि व्यक्ति और राष्ट्र एक चीज नहीं होता है। दुनिया के जिन जिन मुल्कों में देश और उस देश को चलाने वाला व्यक्ति एक हो जाता है ना, उन मुल्कों का हश्र हम देखते हैं। 5 साल में नहीं दिखेगा, 10 साल में दिखेगा, वो फिर गणना से बाहर हो जाते हैं। लेकिन मनोज सर, आप लोग कैसे निपटेंगे? अब आपके अगला लड़ाई तो आपसे है, आपकी पार्टी से है बिहार में, और उन्होंने बिहार रेजिमेंट को बिहारी कर दिया, जबकि बिहार रेजिमेंट में देश भर के जवान है। वो एक बड़ा है। वहां जो हमारे शहीद हुए हैं, जिनकी शहादत हुई है,
आज जिस तरह से इन्होंने वाजपेयी जी की अस्थियां घुमाई थी, वहां तो शहादत को लेकर मार्केटिंग चल रही है। आप लोग कैसे काउंटर करेंगे? उनके पास टेलीविजन है, अखबार है। देखिए, हमारे मैं आप एक असल में हम सिर्फ भाजपा से नहीं लड़ रहे हैं शंभू जी, हम मीडिया के एक बड़े वर्ग से भी लड़ रहे हैं, इसलिए ये लड़ाई थोड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन क्या होता है ना कि हर चीज का एक फटीग आता है। अब इनका जो ये पूरा का पूरा एक खास किस्म का नैरेटिव ये चलाने की कोशिश कर रहे थे, ये नैरेटिव अब कहीं कहीं पंक्चर हो जाता है। जैसे हम शहादत की जब बात होगी, हम तो कहेंगे शहादत सवाल छोड़ के गई है, उन सवालों पे चुप्पी क्यों है? शहादत को पुष्पांजलि अर्पित करके प्रणाम करके हमारे कर्तव्यों की इतिश्री नहीं होती है। डीएल संतोष ने, जो कर्नल साहब जिनकी शहादत हुई, उन्होंने अपने घर फोन किया, जो एक प्रमुख अंग्रेजी दैनिक ने छापा। एक दिन पहले उन्होंने कहा कि जो तुम्हें टीवी पे दिखाया जा रहा है वो सरासर गलत है, हालात बहुत खराब है। अब ये सवाल हम ना पूछे, ये सवाल लेके लोगों के बीच ना जाए। दुष्कर जरूर है, उनके पास तमाम संसाधन है। मैं मानता हूं हमारे साथ एक चीज जो है डेमोक्रेसी में बहुत महत्व रखती है कि हमारे पास सच है, उनके पास अर्ध सत्य है या पाखंड भरा झूठ है, और ये लड़ाई उसी संदर्भ में होगी। देखिए, ये सर बिहार चुनाव को लेकर उनका लिट्टी चोखा आ गया है। वो लॉकडाउन के दौरान, लॉकडाउन नहीं था, लॉकडाउन चल रहा था या कोरोना के इम्पैक्ट हो रहे थे, ट्रम्प नमस्ते ट्रम्प भी हो रहा था। बिहार पर पूरे देश की नजर है। आप लोग अभी भी चुनावी मोड में आए नहीं है। आप लोग अभी भी, आपके नेता जो है वो पेट्रोल हाइक पे और लोगों से जाके मिल रहे हैं, शहादत जहां हो रहा है वहां जा रहे हैं, आपके नेता परिवार से मिल रहे हैं, लेकिन चुनावी कैंपेन मोड में है। आप जो वहां सत्ता पक्ष है वो चुनावी कैंपेन मोड में है। शंभू जी, मैं एक बात बताऊं, आज प्रधानमंत्री जी के संदेश में एक बात और थी, 2 गज की दूरी और फिजिकल, वो सोशल डिस्टेंस कहते हैं, मैं नहीं मानता। फिजिकल डिस्टेंस मैं हमेशा कहता रहा और अभी भी कहूंगा, और मास्क पहनना। अब प्रधानमंत्री जी खुद ये बात अपने लोगों पर लागू नहीं करवा पा रहे हैं। बिहार में इनकी पार्टी इलेक्शन मोड में है, इनकी सहयोगी इलेक्शन मोड में है, बिहार में कोरोना की जांच नहीं हो रही है। और मेरा अपना मानना है कि बिहार में जो हालात है, अगर जांच नहीं होगी तो आप व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। अभी हम लोगों ने एक मानवीय दृष्टिकोण से शंभू जी निर्णय किया था कि हम इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स की भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि कोरोना जिस तरह का इसने एक जिंदगियां तबाह कर दी हैं, उसमें अगर हम इलेक्शन की बात करें तो वो जो सॉलिसिटर जनरल साहब ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था वल्चर, हम वल्चर दिखेंगे, लेकिन दूसरी पार्टी को इससे परहेज नहीं है। बहरहाल हम भी आएंगे धीरे धीरे, लेकिन अभी हमारी कोशिश है कि कोरोना की कुव्यवस्था से उत्पन्न चीजें जो बिहार में हैं खासतौर पर, उनको उजागर करें, सरकार को जगाने का काम करें, और जाहिर तौर पर चुनाव तो आएंगे जाएंगे। तो क्या आज उन्होंने चाइना का तो प्रधानमंत्री नाम नहीं ले रहे हैं, जो पूरा हमारे जवान शहीद हैं उसके बाद से 2 या 3 बार वो आ गए। मन की बात भी अभी वो करके गए, वहां भी चाइना का नाम नहीं था, आज भी चाइना का नाम नहीं है। शहादत पर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला है। तो क्या आप लोग 59 ऐप जो बैन हो गया उससे खुश हैं और कुछ करने की जरूरत है? 59 ऐप बैन करके प्रधानमंत्री जी ने, मैंने आज सुबह कहा कि ये सांकेतिकता भी बहुत संदर्भ विहीन है। अगर सिंबॉलिज्म में आप खेल रहे हैं तो ये सिंबल भी बुरा है। अब उसमें से 2 ऐप के अलावा तो अधिकांश का तो लोग नाम भी नहीं जानते थे, एक टिकटॉक और एक कैम स्कैनर। लेकिन ये तो आपने किया। पीएम केयर्स फंड में मैंने लिखा कि चाइना को झटका देना है तो एक एक पैसा वापस करिए जो पीएम केयर्स फंड में आया है, और देश के लोग एक शाम खाना छोड़ करके उस पैसे की भरपाई कर देंगे। लेकिन ये हौसला होना चाहिए। और आपने इतिश्री कर ली ऐप को बैन करके, सरहद पे निगोशिएशन में, उधर चाइना गन बोट डिप्लोमेसी के साथ आ रहा है और हम ट्रायल बैलून डिप्लोमेसी में। तो ये फासला जब तक नहीं बढ़ेगा, और सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कोई भी जो आंख उठा के देखेगा, ये चाइना का नाम कोई भी कब से हो गया? क्या हम चाइना का नाम लेने में भी परहेज करें? चाइनीज मीडिया परहेज कर रही है क्या? चाइना की मिनिस्ट्री परहेज कर रही है क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि प्रधानमंत्री जी की क्या बंदिशें हैं जिसकी वजह से वो सीधे सीधे नहीं कह पा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? आप कह रहे हैं वो डर रहे हैं क्या चाइना से? मैं बंदिशों की बात कर रहा हूं। भारत के लोग सर बहुत, हमारे जवान हमारे बहुत ब्रेव हैं, बहुत साहसी हैं।
राहुल गांधी जिस तरह से पूछ रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, तमाम विपक्ष कह रहे हैं, लेकिन जब आप टीवी अखबार देखते हैं तो लगता है कि सब कुछ सेटल है, सब ठीक चल रहा है। लोग ले जाके गलवान दिखा रहे हैं कि ये गलवान की पहाड़ी है, जबकि वहां से 250-300 किलोमीटर दूर है। ये जो तमाम चीजें चल रही है, अब तो लिखने पर गिरफ्तारियां हो रही है, खासकर यूपी में देखे। मनोज जी, क्या लगता है कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के स्तर पे जो अपोजिशन है वो पिछड़ गया है, और इसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? क्या सोशल मीडिया वो विकल्प है? कैसे आप लोग, क्योंकि क्योंकि मीडिया चुनाव जिता रहा है सर। मैं समझता हूं कि हम जैसे लोगों के पास मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत कम जगह है। और वो चॉम्स्की कहते थे ना कि इतनी ही जगह दो ताकि लगे कि डेमोक्रेटिक है मीडिया, और बाकी वो एजेंडा सेट करो जो उनका मूल आर्ग्यूमेंट है मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट में। आप जैसे दोस्त हैं, आप जैसे कई प्लेटफॉर्म हैं, जिन प्लेटफॉर्म का रीच कितना है हम सब जानते हैं, हम उस माध्यम से कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है ये लड़ाई एक दो दिन की नहीं है। आप एक अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल इकोसिस्टम से लड़ रहे हैं जहां सच हार जाता है, झूठ जीतता है। और मैं पहली बार नहीं देख रहा हूं कि झूठ जीत रहा है। झूठ लगातार बीते 3-4-5 चुनावों को अगर मैं देखूं, अपोजिशन के लोग कुछ करें तो उनको आप डेमोनाइज करते हैं, रिडिक्यूल करते हैं। प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी गलती करके निकल जाएं, उनको कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। लेकिन कोई भी देश, लोकतांत्रिक देश, इस तरह के विरोधाभास इस इकोसिस्टम में बहुत दिन सर्वाइव नहीं कर सकता। इसलिए मेरा मानना है कि धीरे धीरे, जैसे आप सोशल मीडिया देखिए, मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया में थोड़ी तब्दीली आई है। जहां एक तरफा हुआ करता था बीते वर्षों में, अब जाकर के चैलेंज, लोग उस वर्जन को चैलेंज करने लगे हैं। और उसके बाद अब देखिए कि भाजपा के बड़े बड़े मंत्रियों का बयान आता है कि सोशल मीडिया पे लगाम करने की कोशिश है। तो जाहिर है कि जब तक लगाम उनके हाथ में थी, नियंत्रण था, उनको अच्छा लग रहा था। अब लोगों ने अपने हाथों में चीजें ले ली हैं तो बुरा लगता है। और सर थोड़ा पर्सनल सवाल है, क्योंकि आप लालू जी के बहुत करीबी लोगों में से हैं, और तेजस्वी को भी आप देख रहे हैं, उनसे भी आपकी बातचीत होती है। उन लोग के मन में क्या था? ये लालू जी को हमेशा एक डर था, मैंने उनको मीडिया के साथ हैंडल करते हुए देखा है। उन्होंने अपनी शर्तों पर मीडिया के साथ बात की है, मीडिया को रखा है। वो वक्त है कि अब उसी तरह से जैसे लालू जी जैसे ट्रीट करते थे मीडिया के साथ, वो वक्त आ गया करने का, जैसे कांसीराम ने किया अपोजिशन को। देखिए, दो अलग अलग वर्ष थे। आपको याद हो कि उस वक्त में मीडिया अगर हमसे सवाल करते तो खास करके जो हाशिए के समूह के नेता थे, खास करके दलित राजनीति के या बहुजन राजनीति के, पिछड़ी राजनीति के, मीडिया उनसे बड़े तल्ख सवाल करती थी। वही मीडिया चुप हुआ जाती थी। कई और मसले हैं जिस पर कभी बैठ के बात होगी। वो मीडिया का एक वर्ग संदर्भ भी है, जातिगत संदर्भ भी है, और सहूलियत का संदर्भ भी है। लेकिन हमारा मानना है कि अभी हम लोग लगातार शायद एक मॉरल कैनवस की जिद करें मीडिया के समक्ष, बार बार उनको कहें कि एक एक इस तरह की कॉम्प्लायंट मीडिया अंततः मीडिया को ही खत्म कर देगी। एक फिल्म मैंने देखी है और मैं चाहता हूं कि वो मैंने सजेस्ट भी किया कई मेन स्ट्रीम मीडिया के लोगों को, गुड नाइट एंड गुड लक। तो उनसे पता चलेगा कि मीडिया का किसी भी डेमोक्रेसी में क्या रोल होना चाहिए। अमर सर, एक और आखिरी सवाल, चूंकि बिहार को लेकर लगातार बातचीत हम लोग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, मैं अपोजिशन की तरह आपको मानता नहीं हूं, क्योंकि आप लगातार कम से कम सच बोलने की हमेशा हिम्मत रखते रहते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, वही है कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने 15 साल उनकी सरकार चली, वो भले मुख्यमंत्री नहीं रहे 15 साल, लेकिन उनकी सरकार चली है वहां। और जिस तरह से सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए, जिस तरह से जो सामंतवाद था वो खत्म हुआ, जिस तरह से मैं अपनी बात बता रहा हूँ, हम जैसे लोग जो जाति प्रमाण पत्र बनवा पाए, अगर उनका चरवाहा विद्यालय का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो हम जैसे लोग स्कूल नहीं जा पाते। अगर लालू यादव ने जिस तरह से यूनिवर्सिटियां खोली, जिस तरह से मेरे यूनिवर्सिटी का नाम उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का नाम रखवाया, जिस तरह से विधानसभा में ये जो तमाम चीजें उनकी हुई, जो एक काम है जैसे, और उनकी मीडिया के थ्रू आज भी लालू प्रसाद यादव जेल में है। हम लोग आज भी बहुजन समाज के तमाम लोग मानते हैं कि वो पॉलिटिकल प्रिजनर है, उनको पॉलिटिकल प्रिजनर लोग समाज मानता है। कहीं ना कहीं लगता है कि लालू यादव ने जो जिंदगी में किया, जो सेक्रीफाइसेस उन्होंने किए, और जिसकी वो सजा आज काट रहे हैं, जिस तरह से वो जेल में है, ये आप लोग अब कम से कम जो तबका जिसकी उन्होंने लड़ाई लड़ी, जिसकी पहली नस्लें सड़क पर है, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में है,
जो हम जैसे लोग जो उनकी वजह से जाति प्रमाण पत्र बनवा पाए, जिनकी वजह से हम लोग चरवाहा विद्यालय नहीं होता तो हम स्कूल में हमारा इनरोलमेंट नहीं हो पाता, या जिस तरह से उन्होंने कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाए, तो क्या अब जरूरत है, क्योंकि मीडिया के जरिए जिस तरह से उनको कल्प्रिट ठहरा दिया गया, उनको सजा हो गई, जज का जिस तरह से स्टेटमेंट आया, क्या ये तमाम मुद्दे आप लोग उठाएंगे? लालू प्रसाद यादव का जो एक गौरवमय काम है उस समाज के लिए, उस तबका के लिए जिसके पास आवाज नहीं था, बिहार उसी तरफ लौट रहा है, जो लालू यादव ने जिसको खत्म किया था उसी तरफ लौट रहा है। क्या ये सब है आप लोगों में हिम्मत कि लालू यादव को आप लोग आगे करेंगे और चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि आप लोग जो नया बहुजन SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चे हैं, उनके मन में बहुत सम्मान है लालू यादव के लिए, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुंच रहे हैं। देखिए शंभू जी, आपके कुछ इंटरनेट के डिस्टर्बेंस के कारण कुछ हिस्सा मैं नहीं सुन पाया। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि जो बातें आपने कही हैं वो तो रहेंगी, और वो इसलिए भी रहेंगी कि वो हमारी प्रस्थापना बिंदु से जुड़ा हुआ है, वो हमारी पहचान का हिस्सा है, और वो हमेशा एक महत्वपूर्ण एजेंडे में शामिल होगा। हमें सिर्फ इतना करना है कि जो बहुजन दलित समाज है या हाशिए के समूहों के साथ खड़े होने वाले जो अगड़ी जातियों के भी लोग हैं, उन्हें भी अपनी जड़ता को खत्म करना होगा। थोड़ी जड़ता आ गई है। कई दफा क्या होता है कि हम छोटे इश्यूज और फिक्टिशियस औपन्यासिक आइडियोलॉजिकल इसमें बट जाते हैं। हमें ये सोचना होगा कि जब सोशल जस्टिस को अटैक किया जाएगा तो उसका नुकसान सबको होगा। हमें ये बात समझना होगा कि कस्टोडियल डेथ में अगर आज टूटीकोरिन में कुछ हो रहा है तो इसका मतलब राज्य को तैयार किया जा रहा है चीजों के लिए। और इस लड़ाई में, क्योंकि चाहे कांशीराम जी हों, कर्पूरी ठाकुर जी हों, लालू जी हों, इन लोगों ने बहुत विपरीत परिस्थितियों आवाज ही नहीं आ रही। हाँ, मेरा सवाल था कि अगर लालू यादव जेल नहीं होते, लालू प्रसाद यादव अगर आज जेल में नहीं होते, तो विपक्ष, पूरे विपक्ष की बात हो, उनमें वो कुव्वत थी कि वो साथ सकते थे। पटना में उन्होंने रैली भी की थी, आप लोग को जीत भी मिली थी। कहीं ना कहीं उनके न होने की वजह से चीजें और गड़बड़ हो रही है, लोग वो डर रहे हैं जिस तरह से। गड़बड़ मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उनके न होने से की कमी तो है ही, वो वैक्यूम है, वो कमी है, ये इससे इनकार कर ही नहीं। यू कैन नॉट हैव अनदर लालू। तो लालू जी की गैर मौजूदगी हम सबको, और हमारे दल को छोड़ दीजिए, बिहार को, बल्कि मैं कहूं बिहार क्यों, सदन में कई दूसरे दलों के लोग जो दक्षिण भारत से आते हैं वो भी कहते हैं कि इस वक्त में लालू जी को होना चाहिए। तो जाहिर है कि ऐसे व्यक्ति के लिए सिर्फ ये पूरा का पूरा जो राजनीतिक परिदृश्य है, जो सबाल्टर्न पॉलिटिक्स की बात करता है, उसको लालू जी की कमी खलती है। LGP से कोई बातचीत हो रही है आप लोगों की? क्या चिराग पासवान, रामविलास पासवान, LGP से कोई बातचीत हो रही है जिस तरह से तेजस्वी यादव ने संकेत? अभी नहीं, वो सब स्पेकुलेशन है, बिहार खुला नहीं है, देखिए खुलेगा कुछ दिन। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, अपना बेशकीमती समय देने के लिए शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।